एवरीवन, गूगली टीवी से मैं हूं आपकी होस्ट इकरा कंवल। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे नामवर ख़ानदान के वारिस के घर पे मौजूद हूं तो कुछ गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूं हवेली बारूद खाना। आइए आपको दिखाते हैं। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इकरा, ठीक हो तुम? जी मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? कैसे मिजाज? बस शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। हवेली के हवाले से एक क्वेश्चन पूछूंगी कि लाहौर की तारीखी और सकाफती ज़िंदगी में इस हवेली बारूद खाना का क्या करैक्टर है? देखिए, ये जो हवेली जो है ये ज़्यादा मशहूर हुई महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में, क्योंकि उनका जो कमांडिंग जनरल था जिसके पास लाहौर शहर की कमान थी, उस वक्त दो डिफेंस होते थे। एक किले का डिफेंस था जहां बादशाह खुद रहता था, और एक लाहौर शहर का डिफेंस था। जो लाहौर शहर का डिफेंस था उसका जो कमांडर था उसकी ये रहाइश गाह भी थी, एक हिस्सा इसका, और बाकी इसका हिस्सा जो था वो असला खाना था, यानी कि सारा बारूद और गोले और तोपें और बंदूकें और जो भी चीज़ें, घोड़े वगैरह जो चाहिए होते थे। और वो क्योंकि उस ज़माने में बगावत का ख़तरा होता था, इसलिए मोस्ट ट्रस्टेड जो महाराजा का या बादशाह का जो जर्नैल होता था उसी के ज़िम्मे ये सारा ये गन पाउडर और ये सारी चीज़ें होती थी। इसीलिए इस हवेली का नाम मशहूर है हवेली बारूद खाना, और जो जहाँ ये वाक़े है इस बाज़ार का नाम भी बाज़ार बारूद खाना है। बाज़ार बारूद खाना, तो पूरे बाज़ार को इसकी वजह से बाज़ार बारूद खाना कहा जाता है। तो अब आपने पूछा, अब ये हमारे पास ये हवेली जो है, जो जहाँ अब पानी वाला तालाब है जो अंग्रेज़ों ने जिसकी तामीर की, अंग्रेज़ों के आने के बाद सिखों के जब दौर ख़त्म हुआ, तो हमारी पहली जो हवेली थी वो वहीं थी। तो वो क्योंकि सबसे ऊंची सतह थी उस जगह की, तो वहाँ उन्होंने ये प्लान किया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उससे पहले यहाँ कोई पानी का सिस्टम नहीं था। अच्छा। हमारे अपने घर में भी कुआं था जहाँ से पानी इस्तेमाल होता था। मतलब हम तो नहीं, हमने तो जब होश संभाली तो नलकों में पानी आता था। हाँ। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग थे अब अंग्रेज़ों के आने से पहले, तो वो तो या जो लोग यहाँ रहते थे वो इधर से कुएँ से ही पानी इस्तेमाल करते थे, और हर मोहल्ले में हर चौक में कुएँ होते थे जहाँ से लोग जो थे, आम लोग जो पानी भरते थे। फिर जब ये पानी वाला तालाब बना तो वो हमारी जगह अंग्रेज़ों ने एक्वायर करके और उसके इव्ज़ हमें ये जगह दी, अलॉट की। अच्छा, ये हाँ, बारूद खाने की जो सारी हवेली थी। तो तब से हमारी फैमिली को 1860-62 से यही मुकीम है। ये हिस्सा जहाँ बैठी हैं आप, ये ज़नान खाना बना दिया गया, और जो दूसरा हिस्सा था जहाँ अब सिनेमा है, अनफॉर्चुनेटली वो सिनेमा नहीं बनना चाहिए था, वो भी हवेली का एक हिस्सा था। लेकिन मेरी उम्र छोटी थी उस वक्त, वरना मैं कभी भी ये ना होने देता। बस किसी ने आइडिया दिया कि ये बना लो, इस तरह कर लो, और क्योंकि सब यहाँ से फैमिली चली गई हुई थी और ये खाली पड़ा था, तो शुक्र है कि ये हिस्सा जो है दैट वाज रिट्रीव्ड और ये बच गया। अब जब हमारे बुज़ुर्ग यहाँ आए तो उन्होंने एक, जिस तरह उस वक्त मुसलमानों की हालत 1857 के बाद बहुत बुरी थी। जो हिंदू थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ माहिदा कर लिया था, और उन्होंने ये भी, उनकी ये थिंकिंग थी कि जी हम तो बेचारे पहले ही जो थे हम पे हुकूमत हो रही थी, अब आप कर लें। असल तो ये मुसलमान हैं, इनको आप सीधा करें क्योंकि ये हुक्मरान थे।
तो इसलिए मुसलमानों पे बड़ा बुरा वक्त था। ऊपर से हमारे जो उलमा हजरात थे और जो जाहिल किस्म के लोग थे वो हर किस्म की तरक्की को रद्द करते थे, कुछ पढ़ने पढ़ाने से रोकते थे, स्कूलों कॉलेजों में जाने से रोकते थे। तो उस वक़्त जो शमा जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पहली सीढ़ी और जो शमा मुसलमानों में बुलंद की सर सैयद अहमद ख़ान ने की कि उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और मुसलमानों को ये तलकीन की और उनसे मिन्नत समाजत की कि अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि ये पढ़ लिख के अपना कोई किरदार अदा कर सके, एक नई पौध जन्म ले। क्योंकि जब मुग़लों की हुकूमत ख़त्म हुई तो मुसलमानों का कोई खलीफा नहीं था। फिर हम देखते थे टुवर्ड्स जो तुर्की में सल्तनत उस्मानिया के जो खलीफा थे उनको, बादशाह को हम देखते थे एज आर और यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो हमारे बुज़ुर्गों ने मैं जो चंद और पंजाब में मुसलमान जो वेल टू डू थे जो उनके साथ मिलके इन्होंने उसी तर्ज से अंजुमन हिमायत इस्लाम तब की बुनियाद रखी। पहले इसका नाम अंजुमन इस्लामिया था, फिर बाद में अंजुमन हिमायत इस्लाम, जिसमें फिर बाद में ये इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, फिर बाद में आपकी ख़वातीन की जो कॉलेज है कूपर रोड, अब तो शायद यूनिवर्सिटी है इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड, लॉ कॉलेज भी फिर बाद में बना। और बहुत सारी ये आप देखिए कि ये यतीम खाने और इस तरह के स्कूल बच्चों के लिए ओवर द ईयर्स बनाए गए। तो उस वक़्त जो मेरे दादा के दादा थे मियाँ करीम बख्श, वो लाइफ प्रेसिडेंट थे अंजुमन के। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी 1/3 जो प्रॉपर्टी थी वो अंजुमन के नाम कर दी थी और इसी तरह लोगों ने की थी पक्के उसको करने के लिए। बादशाही मस्जिद बड़े बुरे हालात में थी तो उसकी जो मुरम्मत थी, रेस्टोरेशन थी, वो भी मियाँ करीम बख्श साहब ने अपने ज़िम्मे ली। ये दीवारें जो थीं आप देखती हैं जो चारों तरफ हैं बादशाही मस्जिद के, नहीं थी, ये खुला मैदान था। बल्कि जो हजूरी बाग की जो साइड थी वहाँ भी कोई दीवार नहीं थी, क्योंकि सिखों ने काफ़ी बर्बादी की थी और जो मिनरेट्स थे, इसके जो मीनार थे, वो डैमेज हुए हुए थे तोपों के गोलों से। फिर खैर इसकी मरम्मत वगैरह में वो इन्वॉल्व रहे। अब अंजुमन जो थी, अंजुमन का एक सालाना जलसा होता था हर साल, जिसमें सारे मुसलमान इंटेलेक्चुअल और जितने मुस्लिम माइंड्स क्या कहते हैं वो इकट्ठे होते थे यहाँ लाहौर में, और एक लाए अमल की सोच जो उसमें लाई जाती थी कि अब आगे मुसलमानों को क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए। अल्ताफ़ हुसैन अली साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, ठीक है, उसमें मौलाना शौकत अली मोहम्मद अली जौहर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, सर सैयद भी उसमें तशरीफ़ लाए, मुफ्ती फ़लस्तीन के भी उसमें तशरीफ़ लाए, बहुत बड़े बड़े आलिम और जो हमारे दानिश्वर थे वो तो वहीं से आप कह सकती अल्लामा इकबाल बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। फैज़ साहब के जो वालिद थे चौधरी सुल्तान मोहम्मद ख़ान, वो भी अंजुमन में इन्वॉल्व थे। महमूद अली कसूरी साहब की तो पैदाइश यहाँ की है, क्योंकि उनके जो दादा थे मौलाना कसूरी, उनको हमारे बुज़ुर्ग कसूर से लेके आए थे यहाँ के अंजुमन की सारी आप इसका सिलेबस बनाएं आप और इसकी सारी आउटलाइन जो है उसको तैयार करें। तो उस वक्त वो यहीं मुकीम थे। और क्या कहते हैं फिर प्रोफेसर नज़ीर जो उनके महमूद अली कसूरी साहब के जो कज़न थे वो भी यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल लगे, बहुत ही मशहूर एक हमारे उस्ताद भी थे और दानिश्वर भी थे। डॉक्टर तासीर यहीं उनकी परवरिश हुई। फैज़ साहब का आना भी यहाँ बहुत था, अपने वालिद साहब के साथ जब आते थे तो यहीं मुकीम रहते थे। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला साहब जितने साल यहाँ अपने उनका दौर था जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, वो तब भी यहीं मुकीम रहे। सो बहुत सारे लोग जो थे मर्दान खाने में, कई लोग तो सारी ज़िंदगी रहे वहाँ। अच्छा जी। एक शायर थे, उन्होंने यूसुफ ज़ुलेखा पंजाबी में उन्होंने लिखी, मौलवी मोहम्मद हुसैन शायद उनका नाम था। उन्होंने वो किताब भी यहाँ लिखी, हमारे बुज़ुर्गों ने किताब भी वो छपवाई। वो कोई मुझे किताब दे के गया कि जी इसमें आपके बुज़ुर्गों का नाम है एंड में। अच्छा। उस ज़माने में जो शायर थे वो ज़रूर लिखते होते थे अगर किसी ने किताब छपवा के दी या कहाँ ये वो।
तो फिर मैंने अपने दादा को दिखाई, उन्होंने कहा हाँ ये यहीं रहते थे, यहीं इनकी डेथ हुई, और ये किताब जो है ये मेरे जो दादा थे उन्होंने इनको छपवा के दी थी वो किताब। सो एक उनका जो एक हमारी फैमिली का जो एक थिंकिंग थी वो बड़ी बहुत ज़्यादा इट वाज मोटिवेटेड टुवर्ड्स द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत करते थे। कश्मीर से जब मैं कहत पड़ा है जब, तो कश्मीरी यहाँ 4-5 हज़ार कश्मीरी आया यहाँ, और उसको फिर हमारे अपना मियाँ करीम बख्श साहब ने उन सब को जगह दी। ये मिंटो पार्क जहाँ अब है, इकबाल पार्क, ये भी हमारी तो काफ़ी सारा हिस्सा इसका हमारी मलकियत थी। वहाँ उनको रखा, उनको 2-3 महीने खाना पानी everything because he was माशाल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में he was a contractor, एक उनके हिंदू पार्टनर थे, और वो ये सारी जितनी बिल्डिंग्स आप देखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, एचसन कॉलेज, रेलवे स्टेशन, हाई कोर्ट, ये सब उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट की थी। तो ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि उनके पास अल्लाह ताला ने उनको बहुत पैसे से नवाजा, बहुत दिया था। वो उसी तरह ही उनकी अपनी लिविंग बड़ी सिंपल थी सारे हमारे घर की, कभी भी कोई ज़्यादा, मेरा मतलब है कि कोई जेवर औरतों में या कोई, वो इस चीज़ को कालीन तक नहीं बिछाते थे अपने कमरों में, वो कहते थे ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़। सो वो इस किस्म की इस थिंकिंग के लोग थे वो। तो उन्होंने फिर ये सारी जो अंजुमन इसको तैयार किया। फिर आप देखें कि जब कायदे आज़म पहली दफ़ा जब लाहौर में तकरीर करने आते हैं तो अंजुमन के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ये बरकत हॉल में वो जलसा हुआ, और मियाँ मीरुद्दीन जो मेरे दादा थे वो भी वहाँ मौजूद थे, बल्कि उनका इनविटेशन था जिस पे कायदे आज़म आए थे। पहली दफ़ा उन्होंने एड्रेस किया। यहीं से इन्हीं कॉलेजेस से आपका हरियावल दस्ता निकला, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन जो थे, क्योंकि वो एक बिल्कुल मुसलमानों का एक, जब ये सोच बदली मुसलमानों में और मुसलमानों के बच्चे पढ़ लिख गए, वो भी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो एक नई नस्ल जो है आपकी, उसकी सोच ही और थी। उनको वो फिर उनकी वो सोच ये नहीं थी कि हमने सिर्फ क्लार्क लगना है या हमने चपरासी लगना है, वो फिर ज़रा ऊंचा देखते थे। और ज़ाहिर बात है कि जहाँ इकबाल जैसे आगे उस्ताद हों या आगे गाइड करने वाले हों, तो वो एक माहौल ही बिल्कुल जो था वो और किस्म का था। तो उस वक़्त पाकिस्तान बनने से पहले ये सारी एक्टिविटी इस हवेली में हुआ करती थी, ठीक है, और एक ये माहौल था। फिर जब पाकिस्तान बन गया, फिर ये जगह छोटी हो गई, फैमिली उनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सब जो थे अपने, और सबके बच्चे हो गए, आगे ये फिर जगह कंजस्टेड हो गई, तो फिर सब हवेली छोड़ के चले गए। फिर ये कुछ 40 साल तकरीबन ये बिल्कुल बंद रही। इलेक्शन में मेरे वालिद या मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ता था, तो यहाँ से हम तब ये ज़्यादातर खुलती थी, वरना ये मुलाजिम ही 1-2 रहते थे। इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ, काफ़ी हिस्सा इसका गिर भी गया, ठीक है, जो नाकाबिले मुरम्मत था। तो फिर उसके बाद मैं फिर कोई 86 में मैंने कहा भाई अब ये, या अगर मैं इसके यहाँ जाके रहना ही पड़ेगा तो ये इसकी रेस्टोरेशन जो है वो हो सकेगी, वरना तो ये गिर जाएगी सारी। सो मैं आया यहाँ, मेरी वालदा बड़ी सख्त मेरे से नाला थी, कहने लगी कि ये घर नहीं गिर जाना है और तुमने कहीं हो जाना है उसके साथ ही ठीक है। मैंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, एक कमरा मैंने अपना ठीक किया, एक बाथरूम, बस मैं शिफ्ट कर गया, ठीक है। बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो फ्लोर्स थे, जो पेंट करना था, जो खिड़कियाँ, दरवाज़े, वुडन चीज़ें, हर चीज़, जो बाथरूम्स ठीक होने थे, ये सारा। अब माशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इतने सालों के बाद तमाम घर ऑपरेटिव है, हर कमरा जो है वो वो लिवेबल है, मेहमान आते हैं, बहुत आते हैं, और कई दफ़ा घर बिल्कुल भर जाता है, इतनी अकोमोडेशन होने के बावजूद भी बिल्कुल भर जाता है। फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि इस घर को टू इमेज पाकिस्तान, टू इमेज the real side of Pakistan, the history of Pakistan, the culture of Pakistan, and also
कि अपने यूथ को किस तरह हम अपना पास्ट, अपनी हिस्ट्री और किस तरह इनको हम अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी आइडेंटिटी है, बिकॉज़ सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारे मुल्क में है कि हमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमें कुछ पता नहीं कि ये मुल्क क्यों बना, किसने बनाया। पर इतना पता कायदे आज़म और इकबाल, उनको हम हीरो वर्शिप कर लेते हैं, लेकिन उनके वही हाल है कि जो हमने अपने मज़हब के साथ किया है। हम मुसलमान हैं, हम सब कुछ है, लेकिन पता नहीं है हमें कि मज़हब क्या है। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ फ़िका कह रहा है, कोई फ़िका कह रहा है, और सब अपनी अपनी हाँप रहे हैं, और बीच में से जो एक्चुअल रियलिटी है वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, इकबाल का शेर है कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम। यानी कि इतने हार्ड वर्ड्स नामा ने यूज़ किए हैं सबके लिए, चाहे सूफ़ी हो, चाहे मुल्ला हो, या जो भी हो, क्योंकि दिस इज़ द, मेरी कि ये जो हमारी हालत है मुसलमानों की सारी दुनिया में, इसी वजह से तो हुई है कि हम पीछे रह गए हैं। ठीक है, इस्लाम हमें आगे मूव करने को बताता है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल वो तो एक और बहस है। तो उसके बाद फिर मैंने अब ये प्रोग्राम शुरू किया PTV के साथ, विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड। अब विरसा हेरिटेज रिवाइव जो है, जब मैंने सियासत छोड़ी 15-20 साल पहले, मैंने फ़ैसला किया, मुझे नज़र आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा था कि किस लेवल की करप्शन हो रही है। मुझे पाकिस्तानियत नज़र नहीं आ रही थी कहीं, नॉट किसी टॉप लेवल पे पाकिस्तान की, चाहे वो कुछ कोई भी हो, मुझे पाकिस्तानियत नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ पैसे की हवस और अब मुल्क की सौदाबाजी। मेरे ज़मीर ने नहीं गवारा किया, आई थॉट कि ये मैं कर ही नहीं सकता। आई मीन आई शुड बी मोर यूज़फुल, मैं वो चीज़ करूं जहां मैं कोई काम आ सकूं अपने मुल्क पे, क्योंकि मेरे अंदर ये ज़ाहिरी बात है कि बाप दादा परदादा उनके वालिद शुरू से उन्होंने अपने मज़हब की और अपने लोगों की उन्होंने खिदमत की। अभी तक मेरे पास वो कालीन मौजूद है जिस पे खड़े होकर कायदे आज़म ने 23 मार्च 1940 को, क्योंकि मेरे दादा मियाँ मीरुद्दीन इंचार्ज थे, वो पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने ही सारा जलसा जो था वो ऑर्गेनाइज़ करना था। ये एक लंबी कहानी है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। किसी दिन कभी पूछोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह वो जलसा हुआ। वो नहीं होना था, फिर ज़बरदस्ती हमारे बुज़ुर्गों ने कायदे आज़म को कन्विंस किया कि नहीं ये होना ही चाहिए अपना 23 मार्च को। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर वो तशरीफ़ लाए यहाँ, और सारा कुछ जो भी हुआ माशाल्लाह जलसा बहुत हो गया। और उसके जलसा 1940 को में हुआ, और 47 में हमने पाकिस्तान बना लिया, इतनी जल्दी माशाल्लाह जो भी था। तो फिर देखिए, मेरे माइंड में फिर मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं। कुछ मेरे माइंड में ये आया कि मैं ये इसी तरह की कोई चीज़ करूं कि किस तरह मैं असरअंदाज हो सकता हूं अपने यूथ को, जो बिल्कुल ही ना आशना है, जिनको पता ही कुछ नहीं है, उनका कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है उनका। तो इत्तफाकन ये हुआ कि कायदे आज़म की बेटी पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, तो मेरे यहाँ भी वो तशरीफ़ लाई, बल्कि मैंने उनके साथ कुछ 6, 7, 8 घंटे गुजारे। आई स्पेंड टाइम विद हर। पहले मैं उनको खाने पे ले गया कुकूज़ कैफ़े, फिर उसके बाद वो यहाँ आई, फिर हम गए अपना जो हमारे BCCP के चेयरमैन थे, उनके जो बेटे हैं उनका आइसक्रीम पार्लर था डिफेंस में, हम वहाँ भी गए। वो पूरी मैंने एक बड़ी खूबसूरत एक आर्टिकल, जो मैंने ज़िंदगी में कभी एक दूसरा आर्टिकल नहीं लिखा, वो एक ही आर्टिकल मैंने लिखा, वो डॉन अखबार में छपा था, और उसका आप गूगल भी कर सकती हैं उसको, व्हेन टाइम स्टूड स्टिल। उस दिन का जो वाक़या मेरा उनके साथ जो टाइम गुजरा उस पर था। तो मैंने उनसे पूछा, यही हम बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मुझे आप बताएं, आप गाइड करें, आपका तो वो खून है जिसने पाकिस्तान बनाया है। मैंने कहा मैं बड़ा लॉस्ट फील कर रहा हूँ इस सारी सिचुएशन में कि मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मीडिया के थ्रू कुछ मैं कर सकूँ। उन्होंने कहा, मुझे बड़ा इनकरेज किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ये तुम करो, क्योंकि फ्यूचर में मीडिया ही है। अगर तुमने अपनी आवाज़ पहुंचानी है, अपना मैसेज, अपनी थॉट, मीडिया इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, शायद मुझे बहुत इनकरेज किया। उसके बाद फिर उस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने एक नेशनल सूफ़ी काउंसिल बनाई। नेशनल सूफ़ी काउंसिल का मैं वाइस चेयरमैन था। पहला प्रोग्राम हमने किया कलाम इकबाल के ऊपर, हजूरी बाग में प्रेसिडेंट साहब भी आए, और भी तमाम जो लोग थे तब जितने गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स और इस तरह जो
जो टॉप पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट थी वो सारे वहाँ वो आया। वो बहुत आला, आई थिंक इट इज़ प्रॉब्ली सबसे खूबसूरत प्रोग्राम पाकिस्तान की टेलीविज़न हिस्ट्री में, सारे पाकिस्तान की इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना खूबसूरत प्रोग्राम कभी किसी ने शूट नहीं किया। तो इट वेंट ऑफ वेरी वेल और बड़ा उसका इम्पैक्ट हुआ। मैंने ये सोचा कि यहाँ इस्लाम सिर्फ सूफ़ी लेके आए, ना कोई मौलवी लाया, ना कोई बादशाह लाया, ना कोई भी यहाँ इस्लाम, ना मोहम्मद बिन कासिम साहब लेके आए, ना शहाबुद्दीन गौरी लेके आए, ना यहाँ महमूद गज़नवी मुसलमान थे लेकिन इस्लाम वो यहाँ उन्होंने नहीं फैलाया। इस्लाम ना किसी बादशाह ने फैलाया। अगर इस्लाम यहाँ फैलाया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सूफिया ने फैलाया। और वो उन्होंने अपनी मोहब्बत से, प्यार से, इंसान दोस्ती से, दूसरों की मज़हब की रिस्पेक्ट करके उन्होंने लोगों के दिल मोह लिए। और अच्छा, फिर मैंने ये आप देखें कि कवाली क्या थी। कवाली उन्होंने यहाँ रियलाइज़ किया सूफिया ने कि म्यूज़िक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लोगों की। यहाँ उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है म्यूज़िक, उन्होंने कवाली डेवलप की। और आप सोचें कि कवाली को सुन कर कई लाख लोग जो थे वो मुसलमान हुए, क्योंकि जो चीज़ दिल में उतरती है वो ज़ाहिरी बात है कि उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो मैंने ये सोचा कि चीज़ वो करनी चाहिए जिसमें कि म्यूज़िक, पोइट्री एंड टेलीविज़न, और उसी का मिक्सचर कर दिया आपने। हाँ, मैंने फिर सा ये बनाया। इसमें आप देखें, इसमें सिर्फ नॉट ओनली दैट, कितने मैंने अपना मोटिवेशनल वीडियोस बनाए, कायदे आज़म पे, इकबाल पे, फ़ातिमा जिन्ना पे, पाकिस्तान पे, वो सारा इज़ अ पार्ट ऑफ इट। और किया मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ ही, क्योंकि मैं किसी और चैनल के साथ कोई अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं किसी और के साथ काम करूं, क्योंकि ये मेरा काम जो है वो मैं चाहता हूं कि हर उस पाकिस्तानी तक पहुंचे जो अपने मुल्क से प्यार करता है। अब कई लोग समझते हैं कि जी ये एक बात, जी कोई लोग मुझे कहते हैं कि जी बहुत अच्छी म्यूज़िक आप बनाते हैं, आप कंपोज़ करते हैं, तो मैं बड़ा हंसता हूँ अपने आप में। मैं कहता हूँ कि अब मैं क्या इनको समझाऊँ, ये म्यूज़िक नहीं है, मैं एक बॉर्न म्यूजिशियन हूँ, ये अल्लाह ताला की देन है मुझे। इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल कि मैं जिस तरह मतलब कि मैं कंपोज़ कर लेता हूँ, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है कंपोजिशन में करने में, लेकिन जब मैं करता हूँ, इनको पता है राहत को, बग्गे को, कि बैठे बैठे एक सेकंड में आई कैन कंपोज समथिंग। नात की एल्बम हर साल मैं करता हूँ विरसे में। वो आधे घंटे में मैं बैठ के हिना नसरुल्लाह के साथ वो सारी एल्बम कंपोज हो जाती। आधे घंटे में 8 या 9 नातें जो हैं इजीली। अभी राहत के साथ इस साल मैंने एक डिफरेंट चीज़ की कि हमने एक नातिया कवाली एल्बम की, ठीक है। तो उसमें से 3 जो कवालियाँ थीं वो मैंने उनको कंपोज़ किया था। एक बड़े खान साहब की पुरानी अपनी थी। तो ये चीज़ें बस ये चीज़ जो है, फिर देखें वो कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई नीयत साफ़ हो तो आपको मदद ऊपर से ही आती है। वरना मैं कई दफ़ा ख़ुद सोचता हूँ कि मसलन ख़ास तौर पे जो इकबाल और गालिब की 2 एल्बम्स मैंने राहत के साथ की हैं, कि मैं नहीं समझता कि मैं इस चीज़ का अहल था कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, क्योंकि इकबाल के कलाम में सिर्फ इकबाल का ही कलाम है। उसके जितने भी तमहीदी अशार हैं, या जिसको कहते हैं कि उसमें जो उसको अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप अमूमन हर शायर का कलाम उसके अंदर ऐड कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों शायरों के साथ कोई दूसरा शेर किसी का मैच नहीं करता, ना गालिब में और ना ही इकबाल में। तो उनको ऊपर मसलन कोई, मैंने सबसे पहले गालिब की का कलाम था कोई उम्मीद भर नहीं आती, उसको मैंने कंपोज़ किया और वो स्टार्ट था हमारा विरसा का। और ये हमारी किस्मत अच्छी कि नसीरुद्दीन शाह साहब उसके लिए तशरीफ़ लाए यहाँ। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा शाह जी आप बड़ी खुशी होगी। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। फिर वो आए। वो हमारा पहला प्रोग्राम था, हमने बहुत छोटे मतलब कि 15, 20, 25 लोगों के साथ ही किया था उस वाले कोर्टयार्ड में, और बहुत खूबसूरत उसमें वो बोले। फिर एक दफ़ा दोबारा फिर गालिब पे मैंने प्रोग्राम किया, फिर दोबारा भी वो आए। तो ये गालिब शनासी, इकबाल शनासी, ये हमारे बच्चों को इन चीज़ों का, अब राहत अगर करेगा कोई चीज़ तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। अली ज़फ़र अगर गालिब गाएगा तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है। या कोई और बड़ा स्टार जो है, अगर वो क्या कहते हैं इन चीज़ों को गाएगा तो फिर ये यंग जनरेशन जो है ये समझने की कोशिश करेगी। मैं आपको बता नहीं सकता, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी बाहर हैं
उनके जो वालदैन के और उनके नानाओं और दादाओं के जो मुझे फ़ोन आते हैं शुक्रिया के, वो यही कहते हैं कि हम तो शॉक्ड हैं कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन ने आके हमसे पहली दफ़ा पूछा है कि दादा जान ये समझा दें ये गालिब का कलाम क्या है या इकबाल का, कि हमें अच्छा बहुत लग रहा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। सो ये मैं, और दूसरी बात ये है कि फिर जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया एक साल 1.5 साल पहले, तब मुझे पता चला कि 18 से 35 साल तक के जो लोग हैं मैक्सिमम हमारे प्रोग्राम देखते हैं, फ्रॉम 18 to 37, 18 to 34 और 35, और पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न सऊदी अरेबिया, नंबर 2 इंडिया, देन पाकिस्तान, एंड देन अमेरिका, एंड देन यूरोप। पाकिस्तान थर्ड नंबर पे, मतलब पाकिस्तान पे मेरे ख्याल वो लोग देखते होंगे, टीवी पे भी ज़्यादा देखते होंगे ना, क्योंकि अभी ये लगता होगा या अभी इतना वहाँ बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो सब के सब यूट्यूब के ऊपर वो हैं, मौजूद हैं और वो देखते हैं। सो ये सकाफ़त मैंने शुरू की। मैं इनकरेज करता हूँ कोई अच्छा वीडियो हो, कोई अच्छी कोई चीज़ हो, स्टूडेंट्स के लिए हर वक्त मेरा घर खुला हुआ है। आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हों, कल आई हुई थी बच्चियाँ लाहौर कॉलेज की, उनका कोई एक थीसिस था उनके लिए। हर वक्त स्टूडेंट्स होते हैं। इतवार वाले दिन बिल्कुल बहुत से लोग आते हैं देखने के लिए, भी स्टूडेंट्स भी आते हैं, और मुझे बेहद खुशी होती है कि मेरा घर जो है उनके लिए खुला हुआ है। बिकॉज ये दिस बिलोंग्स टू एवरीवन, दिस हाउस। इसकी एक हिस्ट्री है, इसकी एक एक अपनी एक वर्थ है, तो उसको रहना चाहिए। अब माशाल्लाह ये वॉल सिटी अथॉरिटी ने इसको डिक्लेयर कर दिया है एज अ हेरिटेज साइट, तो हम इसको ना गिरा सकते हैं, बेच सकते हैं लेकिन गिरा नहीं सकते। सो ये इसकी एक प्रोटेक्शन होगी।